अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका जाफ़र सर की लर्निंग क्लास में। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पृष्ठ क्रमांक 14 से 16 पाठ 6 और प्रेमचंद जी चले गए स्वाध्याय के साथ इसका अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस तस्वीर में, इस चित्र में मुंशी प्रेमचंद जी बतलाए गए हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। ये एक विश्वविख्यात साहित्यकार थे और ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इन्होंने अभी जो पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वो इन्होंने ही लिखा है। इनका जन्म है 15 सितंबर सन 1905, मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1990। जन्म स्थान सागर, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं एकांकी संग्रह, पृथ्वीराज की आँखें, चारू मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, टिपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति। अब हम देखेंगे, यह है हमारा पृष्ठ क्रमांक 14 और इस पर यह पाठ है 6 और प्रेमचंद जी चले गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने ये लिखा है। इनका परिचय भी हम देखें और देखिए। जन्म 1905 में सागर, मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1990 में। परिचय: राजकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक है। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह ये लेखक का परिचय था। प्रमुख कृतियाँ: चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर, काव्य संग्रह। ये 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, नाटक आदि। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। गद्य संबंधी, अभी जो अब हम पाठ देखने जा रहे हैं उसे गद्य कहते हैं, उसके संबंधी, उसके ताल्लुक से बताया गया है। प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। ये जो पाठ है, ये संस्मरण है, एक याद में ये पाठ लिखा गया है और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बतलाया गया है। अब ये पाठ हम देखते हैं। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए
प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ये सन 1935 की बात है और ये टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे गए। वहाँ से तीसरे दर्जे के डब्बे से एक सज्जन उतरे और स्वयं और खुद ही अपने बगल में अपना बिस्तर दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे थे। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन, वृद्ध यानी बूढ़े, ज़ईफ और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। हाँ, प्रसिद्ध यानी मशहूर। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ठहाका लगाया यानी जोर से हंसे हो और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। उनके जोरदार हंसी से सारा स्टेशन जो है गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी तकल्लुफ़ के वो उनके साथ उनके घर गए। लेखक के इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। अपने इतने बड़े साहित्यकार थे लेकिन अपने जीवन की सुविधा के लिए, सहूलत के लिए कोई उन्होंने उपकरण जुटाना नहीं चाहे, कोई ऐसा ज़ख़ीरा अपने लिए जमा नहीं किए। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। हाँ, वो जो अट्टहास यानी जो जोर का जो कहका लगाते हैं तो उसमें वो इतना आकाशव्यापी है यानी आसमान से की तरह ऊंचा है कि उसमें सारा वातावरण, पूरा जो माहौल है, वातावरण है, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल धुल जाता है। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, उसमें शामिल होते थे। क्या में? हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में, उसके लिए वो आए थे। किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता था। हाँ, रात के 11 बजे तक उनसे मिलने वाले, भेंट करने वाले विजिटर्स जो है, मुलाकाती, वो आते थे। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। जब वो खड़े रहते थे बोलने के लिए तो एक कहकहा लगाते थे, तो जिससे जो सामईन सुनने वाले हैं, जिसे श्रोतागण कहा गया है, वो उनकी जो है तवज्जो उनकी तरफ हो जाती थी। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। हाँ, पिताजी ने धनपत राय नाम रखे, लेकिन धन से वास्ता नहीं हुआ। धन यानी धन से मुलाकात ही नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, 5 रुपये मासिक मिल जाता था। हाँ, जब पढ़ रहे थे वो तो अपने खर्चे के लिए और खर्च के लिए जो है वो क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक वकील साहब के जैसा ट्यूशन लेते हैं वैसा, तो उन्हें 5 रुपये मासिक यानी महीने के 5 रुपये जो है
तनख्वाह या पगार जिसे कहते हैं वो मिलती थी। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था, 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होश रुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। वो उर्दू भी अच्छी तरह से लिखते थे, उर्दू जानते थे, और वो उर्दू के भी एक बहुत अच्छे मुसन्निफ है। और उन्होंने उर्दू की जो तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आज़ाद ये किताबें पढ़ी थी। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे, आधा घंटे, उसके बाद ये पृष्ठ क्रमांक 15 पे है, बाकी का हम देखेंगे, का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। देखिए ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने ये उनका लेखक का काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। वो संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। यानी उनका एक प्रेस भी था सरस्वती नाम का बनारस में, उससे यानी जो है वो काव्य संग्रह उन्होंने प्रकाशित किए और उसका नाम रखे रूप राशि। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की। हाँ, खाने के लिए खीर जो चावल की और दूध की बनाते हैं ना, मीठी होती है सफ़ेद, वो है तैयार की। किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। प्रतीक्षा करना है ना, इंतज़ार करना है ना उनका, और दर्शन होना बोले तो जाहिर होना, मुलाकात होना, यानी वो प्रतीक्षा करे 11 बजे तक रात के, लेकिन उनका कोई दर्शन नहीं हुए, वो नहीं आए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। हाँ, तो फिर लाचार होकर यानी मजबूर होकर फिर उनके कमरे में रख दिए। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वो पर्चा इस प्रकार था, एक चिट्ठी उन्होंने छोड़ दिए थे और चले गए थे। अब वो पर्चे में, वो चिट्ठी में लिखे हुआ था, प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि, निहायत अफसोस यानी बोले तो मुझे बहुत दुख है, ज्यादा दुख है, ऐसा उनका बोलने का मतलब। मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर ना आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था यानी मजबूर था मैं भी। रात 2 बजे लौटकर आया, तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। हाँ, इन्हें कहा है वो इलाहाबाद में। हाँ, तो वो दूध क्या हुआ, गर्मी इतनी थी कि वो दूध फट गया था खीर का। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट ना जाए, यानी उनका दिल दुख ना जाए। वो किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करते थे। खैर, उनको
बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहें। फौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। तो ये इस तरह का पाठ था। अब हम इसका देखेंगे, स्वाध्याय है और इसमें सबसे पहले मौलिक सृजन, अपने अनुभव के किए हुए आतिथ्य के बारे में लिखो, यानी आपको एक तजुर्बा हुआ होगा, आपके मेहमान के बारे में लिखो बोला गया। तो हमारे मुंबई के काका जो गांव में आकर अपने आप को बहुत व्यवस्थित समझ रहे थे। ये हमारे काका आए हैं और वो हमारे आतिथ्य थे, यानी मेहमान थे। उनके अनुभव ने यहाँ पर लिखे हैं। श्रवण्य, महात्मा गांधी जी का कोई संस्मरण सुनो और अपने मित्रों को सुनाओ। हाँ, उनकी कोई यानी वाकया, कोई यानी ऐसी याद वो सुनो और अपने मित्रों को बतलाओ, सुनाओ। संभाषणीय, सुदर्शन लिखित हार की जीत कहानी पर वार्तालाप करो। हाँ, सुदर्शन लिखित हार की जीत ये कहानी है, इस पे वार्तालाप करो, चर्चा करो। पठनीय, प्रेमचंद जी लिखित बड़े भाई साहब कहानी पढ़ो, उस कहानी का केंद्रीय विचार बताओ। हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखे है बड़े भाई साहब, ये कहानी को पढ़ो यानी, और उसका केंद्रीय विचार, उसका जो मरकजी ख्याल है वो आपको बतलाना है। लेखनीय, अब क्या लिखना है देखिए। नदी और तालाब के बीच का संवाद सृजनात्मक ढंग से लिखो। अभी संवाद देखिए, नदी और तालाब के बीच का संवाद। नदी, अब नदी कह रही है प्रणाम, कैसे हो आप? तालाब कह रहा है प्रणाम, बहुत बढ़िया, और आप? नदी कह रही है जी अच्छी हूँ, इस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा हुई है। तालाब, हाँ, वातावरण भी सुखमय है। नदी, हाँ, सब मानव जाति के हाथ में है। वातावरण को कैसा रखना है ये सब मानव पर ही निर्भर करता है। तालाब, 100% बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा भी अनुमान है कि अगर हमें स्वच्छ रखा गया तो वातावरण भी स्वच्छ होगा। नदी कहती है और यह पूर्ण मानव जाति की जिम्मेदारी है कि वातावरण को साफ व स्वच्छ रखें, इसी में हम सबकी भलाई है। इस तरह से ये संवाद था। आपको इसको अपने कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ये पृष्ठ क्रमांक 16 है, इसका हम अब देखेंगे। सबसे पहले इसमें शब्द वाटिका, तकल्लुफ शिष्टाचार, औपचारिकता, अट्टहास जोर की हंसी, ठहाका, प्रतीक्षा इंतजार, निहायत बहुत। सूचना के अनुसार कृतियां करो। नंबर 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। ये जो खाका है इसको कंप्लीट करने का है। प्रेमचंद जी की विशेषताएं, विश्वविख्यात साहित्यकार, सरलता, सादगी और भोलेपन, ये उनकी विशेषताएं थी। दूसरा प्रश्न है कारण लिखो, और तीसरा है एक वाक्य में उत्तर लिखो। अब इसका हम देखेंगे यहाँ पर। पहला है कारण लिखो। नंबर 1, प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे तो क्यों? प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे कारण उनको हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेना था। दूसरा कारण है, दिखाओ का सवाल प्रश्न है। लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। उसका उत्तर है लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे कारण उनको अपने कविताओं का संग्रह प्रकाशित करना था। तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी तो क्यों खाई थी? कारण बताना है। प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी कारण उनको लगा कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से लेखक की पत्नी का दिल ना दुख जाए। उसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसका पहला है सुबह उठकर लेखक ने
क्या देखा? उत्तर है उसका, सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। प्रश्न दूसरा, लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर, लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि नाम से प्रकाशित हुआ। कौन से नाम से? रूप राशि। इसके बाद हम देखेंगे भाषा बिंदु। भाषा बिंदु है कि पाठ के किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। हाँ, अब हमें देखना है कि उद्देश्य और विधेय क्या है। उत्तर, वह शब्द या वाक्य जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए, विशेष न्याय और व्याकरण में वाक्य के 2 मुख्य भाग माने जाते हैं। यानी वाक्य के 2 मुख्य भाग है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के ग्रामर में जिसे वो जुमले में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कहते हैं, और उसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और उर्दू में फाइल कहते हैं, तो वो होता है, वो उद्देश्य कहलाता है, जिसे उर्दू में मबदा कहते हैं। और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जो वो फाइल के बारे में, वो कर्ता के बारे में या वो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं और उर्दू में उसे खबर कहते हैं। अब हम पहला वाक्य देखेंगे, उन्होंने उत्तर दिया। ये देखिए, उन्होंने, उसके नीचे जो है लाल लकीर खींची गई, तो वो हो गया क्या? उद्देश्य। और उत्तर दिया, ये हो गया विधेय। नंबर दूसरा, मैं आगे बढ़कर बोल उठा। मैं उद्देश्य और आगे बढ़कर बोल उठा, ये पूरा विधेय। नंबर तीसरा, मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। मेरी जिंदगी, ये उद्देश्य है और सपाट मैदान है, ये विधेय है। नंबर 4, आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। तो आप लोगों ने, ये हो गया उद्देश्य और हिंदी में बुला लिया, ये हो गया विधेय। नंबर 5, मेरे घर चलिए। मेरे घर उद्देश्य हो गया, चलिए विधेय हो गया। नंबर 6, पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा। तो पिता ने उद्देश्य हुआ, मेरा नाम धनपत राय रखा, ये विधेय हो गया। नंबर 7, मैं दिन भर से गायब रहा। मैं उद्देश्य और दिन भर से गायब रहा, विधेय। नंबर 8, उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था। तो उनसे भेंट करने वालों का क्रम, इतना हो गया उद्देश्य और आरंभ हो जाता था, ये हो गया विधेय। नंबर 9, उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। उन्होंने उद्देश्य और जोर से ठहाका लगाया, ये विधेय। नंबर 10, वे इतने सरल और सौम्य हैं। वे इतने सरल और सौम्य, तो वे उद्देश्य, इतने सरल और सौम्य है, ये विधेय। यहाँ पर ये पूरे 10 हमने वाक्य देखे। अब है उपयोजित लेखन। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। मुद्दे, एक जंगल में विशाल घना वृक्ष, उस पर पक्षियों के घोंसले, वह विषैले बाण यानी जहरीला बाण, पेड़ के तने में घुसने से पेड़ का सूख जाना, सारे पक्षियों का इधर उधर उड़ जाना, एक तोते का उसी पेड़ पर बैठे रहना, दूसरे तोते का उड़ चलने का आग्रह करना, इनकार, कहना मेरी 2 पीढ़ियों का इसी पेड़ पर निवास, इसे छोड़कर जाना असंभव, शीर्षक। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में हमने लिखे है, बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत खूबसूरत जंगल था जहाँ कई तरह के पेड़ एवं जीव रहते थे। वहाँ एक बहुत घना वृक्ष था, उस पर कई पक्षी अपने घोंसले बनाए थे। किसी दिन एक शिकारी आया और शिकार की खोज कर रहा था। तभी उसकी नजर इस पेड़ पर पड़ी जिस पर कई पक्षी थे। उसने एक जहरीले बाण से एक पक्षी पर निशाना साधा, पर वो जाकर उस पेड़ के
तने पर लग गया और वह पेड़ सूखने लगा। धीरे धीरे सभी पक्षी उड़कर इधर उधर जाने लगे, परंतु एक तोता वहीं पर बैठा रहा। दूसरे तोते ने उसे चलने का आग्रह भी किया, परंतु उसने कहा कि 2 पीढ़ियों से मेरा परिवार इसी पेड़ पर निवास कर रहा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वो तोता चला गया। पेड़ पूरी तरह से सूख गया था। कुछ दिनों के बाद तोता भी अधमरा जैसा हो गया। तभी एक साधु वहां से गुजर रहे थे, तो उसने ये सूखा वृक्ष देखा और उस तोते को भी उसने आकर पूछा कि तुम इस सूखे वृक्ष पर क्या कर रहे हो। तब तोते ने साधु को सारी बात बताई और साधु ने सारी बात सुनने के बाद अपने जादू से इस पेड़ का सारा जहर निकाल दिया और उस पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया और सभी पक्षी वापस आ गए। इस तरह से ये एक कहानी थी। अब हम देखेंगे मैंने समझा। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद जी सरलता, सादगी और भोलेपन व्यक्तिमत्व के विश्वविख्यात साहित्यकार थे। वे किसी का मन दुखाना पसंद नहीं करते थे। स्वयं अध्ययन में है। यातायात के नियमों, सांकेतिक चिन्हों एवं हेलमेट की आवश्यकता आदि के चार्ट बनाकर विद्यालय की दीवार सुभूषित करो। हाँ, यातायात में तो ट्रैफिक के जो नियम है, उसूल है, उसे, और जो सांकेतिक चिन्ह जो है तो उसमें जो निशानियां हैं ट्रैफिक की, सिग्नल की, वो, और हेलमेट की क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर एक चार्ट आप बनाएंगे और अपने विद्यालय की दीवारों पर उसे सजाएंगे। अब हम देखेंगे गृहपाठ है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित रिक्त स्थान पूर्ण करो। नंबर 1, बात सन डैश की है। नंबर 2, डैश रुपये घर भेज देता था। नंबर 3, कुछ होश में आया तो डैश में लिखना शुरू किया। नंबर 4, उसी समय मैंने डैश और डैश पढ़ा था। प्रश्न दूसरा, पाठ का स्वाध्याय एवं सभी उपक्रम पूर्ण करो और लिखकर बताओ। इस तरह से ये पाठ छठा था और प्रेमचंद जी चले गए। ये समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए और कामयाब बनिए। अच्छा रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।